मैं उसका सामना भी नहीं करना चाहता। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि सौरभ के घर में पुरोहित जी आ चुके हैं और उन्होंने अभिमंत्रित करने की क्रियाएं भी शुरू कर ली हैं। लेकिन तभी सानवी सोफे पर बैठे बैठे चिल्लाने लगती है और बेहोश हो जाती है। गुरुजी ऐसा कहते हैं कि सोफे पर ही वो आत्मा अभी है। सौरभ बेहोश हुई सानवी को अपने पास बिठा लेता है और उसके आसपास कुछ मंत्रित लकड़ियां भी रख देता है जिससे कि वो आत्मा उसके पास ना आ पाए। वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर मिश्रा इस बात से परेशान थे कि आखिर उनके साथ ही हो क्या रहा था। पहले एक्सीडेंट और अब ये सब दिखाई देना। ठाकुर सम्राट सिंह जी को सुप्रिया नर्स पर थोड़ा शक तो होने लगा था, क्योंकि वो ये बोलकर गायब हो गई थी कि उसे वहाँ सिफोकेशन हो रही थी, जबकि हवेली तो पूरी हवादार थी। आखिर उसमें किसी को कैसे सिफोकेशन हो सकता है। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा से ये बोलकर कमरे के बाहर चले जाते हैं कि वो यहीं हवेली में ही हैं। किसी भी बात पर अगर कुछ अजीब लगे तो उन्हें फ़ोन या मैसेज कर दें। यहाँ तक कल आपने सुना था, अब आगे। ठाकुर सम्राट सिंह जी अपने मन में सवालों की उठापटक लिए अपने कमरे से बाहर चले जाते हैं। उनके मन में लगातार चल रहा था कि प्रोफेसर मिश्रा इतनी बड़ी बात ऐसे ही तो नहीं कहेंगे और इतने सीरियस हालात में मजाक तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उनकी हालत देखकर लग रहा था कि ज़रूर ही उन्होंने कुछ देखा है और हो भी सकता है कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। हमें इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। ठाकुर सम्राट सिंह जी कमरे से बाहर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ जाते हैं और अपना सर पीछे की ओर करके आंखें बंद करके लेट जाते हैं कि तभी वहाँ वीर सिंह आता है और ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, हुकुम साहब आप ठीक तो है ना? सर में दर्द है क्या आपके? मैं दबा दूँ? वीर सिंह एक ऐसा इंसान था जिस पर ठाकुर सम्राट सिंह जी अपने परिवार वालों से भी ज़्यादा भरोसा करते थे। उन्होंने वीर सिंह के साथ बातें शेयर करना सही समझा और उन्होंने वीर सिंह से कहा, नहीं वीर सिंह, हमारे सर में दर्द नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे दिमाग में लगातार घूमे जा रही हैं और हमें चैन नहीं लेने दे रही हैं। वीर सिंह ठाकुर सम्राट सिंह जी की बात सुनकर उनसे पूछता है, ऐसी क्या बात हुई है हुकुम साहब? अगर आप सही समझे तो आप मुझे बता सकते हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी वीर सिंह से कहते हैं, तुम्हें ही तो बता सकते हैं वीर सिंह, और है ही कौन? तुम हमारे लिए हमारे परिवार के जितने मायने रखते हो। खैर बैठो, और हमेशा की तरह ज़मीन पर मत बैठना, तुम्हें पता है हमें ये पसंद नहीं। वीर सिंह ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, और हुकुम साहब आपको पता है आपके बराबरी में बैठना मुझे बिल्कुल नहीं भाता, आप तो हमारे मालिक हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी वीर सिंह से कहते हैं, वीर सिंह एक तरफ तो परिवार के सदस्य होने की बात करते हो और दूसरी तरफ हमें पराया भी कर देते हो। वीर सिंह ठाकुर सम्राट सिंह जी की बात मानकर सोफे पर बैठ जाता है और ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, अब बताइए हुकुम साहब क्या बात है, जिस बात से आप इतने ज़्यादा परेशान हैं? कुछ हुआ है क्या? ठाकुर सम्राट सिंह जी वीर सिंह को बताते हैं, वीर सिंह तुम्हें तो पता ही है हमारे परिवार के हालात, क्या अतीत रहा है हमारा, जो भी है तुम जानते ही हो। इस हवेली में रूह है, ये बात हमें पता है और तुम भी इस बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन क्या कभी तुमने उस रूह को देखा है? वीर सिंह थोड़ा असहज महसूस करते हुए ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, नहीं हुकुम साहब कभी भी नहीं, लेकिन अचानक से ये प्रश्न क्यों? और मैं तो उनका सामना भी नहीं करना चाहता। ठाकुर सम्राट सिंह जी वीर सिंह को आगे बताते हैं, वीर सिंह प्रोफेसर साहब की हालत तो तुम्हें पता ही है, अभी उनका एक्सीडेंट हुआ है और वो ऐसे बिस्तर पर पड़े हैं, जबकि तुम्हें पता है कि वो यहाँ आए क्यों थे? कुलधरा का राज जानने के लिए, जो जैसलमेर से जुड़ा हुआ है, और इससे पहले वो आगे कुछ पता लगाते उनके साथ ये सब हो गया। ये सुनकर वीर सिंह सम्राट सिंह जी से कहता है, तब तो अच्छा हुआ हुकुम साहब कि वो अभी नहीं पता लगा सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा करने की हिम्मत भी करते तो भूचाल आ जाता। पहले भी इस बात की कोशिश की गई है और आपको तो पता ही है कि क्या। ठाकुर सम्राट सिंह जी वीर सिंह को रोकते हुए कहते हैं, वीर सिंह हम उस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहते। वीर सिंह अपना सर झुकाकर ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, माफ़ी चाहूँगा हुकुम साहब, ध्यान रखूँगा आगे से ये बात ना करूँ। ठाकुर सम्राट सिंह जी अपने आप को शांत करते हुए वीर सिंह से कहते हैं, कोई बात नहीं वीर सिंह, हम ही कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर गए और ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अच्छा ही हुआ। वो मेहमान हैं हमारे और उनका उद्देश्य गलत नहीं था, वो किसी अच्छे उद्देश्य से ही इन बातों का पता लगाना चाहते हैं। वीर सिंह ठाकुर सम्राट सिंह जी से पूछता है, तो क्या हुकुम साहब जो बातें आपको पता है आपने उन्हें बता दी हैं? ठाकुर सम्राट सिंह जी गहरी सांस लेते हुए जवाब देते हैं, नहीं,
हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या और कैसे बताएं। हाँ, लेकिन वो लड़का सौरभ, उसे हमने वादा किया है कि वो जब यहाँ आएगा हम उसे इस बारे में ज़रूर बताएंगे। और हमने ये भी वादा किया है कि ठाकुर सम्राट सिंह जी जैसे ही ठीक होंगे हम सारी बातें जानने में उनकी जी जान से मदद करेंगे। वीर सिंह तिरछी निगाहों से देखते हुए प्रश्न करता है, भले ही इसमें आपकी जान को खतरा हो, फिर भी आप उस प्रोफेसर की मदद करेंगे? ठाकुर सम्राट सिंह जी वीर सिंह से कहते हैं, हाँ, हम बिल्कुल मदद करेंगे। आखिर सवाल हमारे बेटे शेखर के परिवार का है। वीर सिंह थोड़ा परेशान सा हो जाता है और बिना एक शब्द आगे बोले वहाँ से उठकर चल देता है। उधर जोधपुर में सौरभ के घर पुरोहित जी बिना रुके मंत्र उच्चारण कर रहे थे और साथ ही ये प्रयास भी कर रहे थे कि वो आत्मा सानवी के या किसी के भी नज़दीक ना आने पाए। कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो जाता है और ऐसा लग रहा था जैसे मानो वहाँ कोई नकारात्मक शक्ति कभी हो ही ना। पुरोहित जी हवन कुंड से राख निकालकर वहीं फैला देते हैं और सौरभ से कहते हैं, बेटा सौरभ, इस राख को ठंडी होने देना और फिर घर के कोने कोने में रख देना। सौरभ पुरोहित जी की बात का जवाब देता है, ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूँगा। फिलहाल आप बाकी की क्रियाएं कीजिए। पुरोहित जी सौरभ से कहते हैं, बेटा सौरभ, सानवी को होश में लाइए। अभी सब शांत हो चुका है, अभी वो आत्मा इस घर में नहीं है और हम आशा करते हैं कि दोबारा आए भी ना। वैसे तुम्हें एक सलाह दूँ? सौरभ सानवी को ज़मीन से उठाता है और सोफे पर बिठा देता है और पुरोहित जी से कहता है, हाँ गुरुजी, आपकी सलाह की तो बहुत ज़रूरत है, बताइए, क्या पता कोई रास्ता ही निकल आए। पुरोहित जी सौरभ से कहते हैं, बेटा पहले सानवी के मुंह पर थोड़ा पानी छिड़को जिससे उसको होश आ जाए, और फिर अगर उन्हें आराम करना भी होगा तो कम से कम होश में करे। तुम्हें फिर सब आराम से बताता हूँ। सौरभ गुरुजी की बातों का अक्षरशः पालन करता है और सानवी को उठाने की पूरी कोशिश करता है। वो उसकी फेस पर पानी भी छिड़कता है और कुछ ही सेकंड्स में सानवी को होश आ जाता है। जैसे ही सानवी होश में आती है उससे पुरोहित जी पूछते हैं, बेटा क्या हुआ था, अचानक तुम यूँ चिल्लाई क्यों थी? सानवी वो सवाल सुनकर थोड़ा डर जाती है और सौरभ का हाथ कसकर पकड़ लेती है और फिर कहना शुरू करती है, गुरुजी, वो फिर से यही था और इस बार वो वही लाइंस बोल रहा था जो हमेशा मुझे सुनाई देती हैं। सानवी की बात सुनकर सौरभ थोड़ा घबरा जाता है और सानवी का हाथ और कसकर पकड़ लेता है। पुरोहित जी सौरभ से कहते हैं, बेटा सौरभ, यही तो नहीं करना है। हमने तुम्हें पहले भी बताया कि वो आत्मा नहीं चाहती कि तुम सानवी के करीब आओ, इसकी वजह से ही तो वो आप लोगों को तकलीफ देना चाहती है। सौरभ पुरोहित जी से कहते हैं, पर आखिर ऐसा क्यों? उसे क्या मिल जाएगा ये सब करके? पुरोहित जी सौरभ से पूछते हैं, बेटा एक बात बताओ, हमें तो पता नहीं, लेकिन सानवी को सपने में जो दिखाई देता है वो सानवी से क्या कहता है? सौरभ पुरोहित जी से कहता है, गुरुजी, आजकल ज़्यादातर सुनाई दे रहा है चित्रा मेरी है और उसे कोई अलग नहीं कर सकता, दूर हो जाओ मेरी चित्रा से। पुरोहित जी सौरभ से कहते हैं, इसका मतलब उस आत्मा को लगता है कि सानवी ही चित्रा है और वो नहीं चाहते कि उसके नज़दीक कोई भी आए। सौरभ इस बात को दोबारा सुनकर अनकंफर्टेबल हो जाता है। पहले तो उसके मन में सिर्फ ये बात आ रही थी, अब जब गुरुजी ने ये बात कही तो इस बारे में सोचने पर मजबूर हो गया। क्या सच में इसका कनेक्शन डायरेक्ट सानवी से ही है? गुरुजी अपनी सामग्री लेकर पूरे घर को अभिमंत्रित करने लगते हैं। तभी सानवी सौरभ से कहती है, क्या बात है सौरभ, क्या डिस्कशन चल रहा था? कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? सौरभ कहता है, नो बेबी, कोई सीरियस बात नहीं है, और अगर है भी तो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, बिल्कुल मत डरो। सानवी सौरभ से कहती है, तुम मेरे पास हो तभी तो किसी बात का डर नहीं है मुझे। तभी अचानक सौरभ का फ़ोन बज उठता है। ये फ़ोन ठाकुर सम्राट सिंह जी का होता है। सौरभ ठाकुर साहब का फ़ोन लेकर तुरंत रिसीव करता है और कहता है, हेलो दादू साहब, सर कैसे हैं? दूसरी तरफ से ठाकुर सम्राट सिंह जी कहते हैं, वो ठीक है सौरभ, तुम बिज़ी तो नहीं थे? सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, नहीं मैं बिज़ी नहीं था, बस घर को अभिमंत्रित करवा रहा था दोबारा, और अभी इससे आगे कैसे बताऊं मैं? ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, हम समझ गए, तुम हमारी बात सुनो, तुम कुछ मत बोलना। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, जी आप बताइए। ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ को बताना शुरू करते हैं, देखो सौरभ, जो प्रोफेसर मिश्रा ने आपको बताया वो बहुत डरावना है, और ये बात तो हम भी जानते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन मन के कोने में आ रहा है कि शायद उनकी बात सच हो। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है,
अगर ऐसा है तो बात तो बहुत पेचीदा हो सकती है और खतरे वाली बात है। ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं। हाँ बेटा, और हमें आपकी फिक्र हो रही है, इसलिए हमने फ़ोन किया। फिलहाल डॉक्टर हैं वहाँ प्रोफेसर साहब के पास, इसलिए हम बाहर ड्राइंग रूम में हैं। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, आपको आराम की ज़रूरत है, कितना थक गए होंगे आप भी। और बाकी प्रोफेसर साहब के पास फ़ोन तो होगा ही, वो आपको फ़ोन कर लेंगे, पर आप कुछ देर आराम कर लीजिए। ठाकुर सम्राट सिंह जी कहते हैं, हाँ सौरभ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हमें कुछ भी और पता चलता है या कोई भी बात होती है तो हम तुम्हें कॉल करेंगे, अपना फ़ोन अपने साथ ही रखना। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, जी दादू साहब ठीक है। इतना कहकर सौरभ फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। पर सौरभ ये सोच रहा था कि ठाकुर सम्राट सिंह जी को वो सारी बातें बता दे, क्या पता उनके पास इस बात का कोई तोड़ हो। लेकिन फिलहाल उसने ये सब बताना सही नहीं समझा। आखिर क्या राज है जो ठाकुर सम्राट सिंह जी जानते हैं, वो ये राज किसी को क्यों नहीं बता रहे। आखिर ऐसी कौन सी बात है ठाकुर साहब की ज़िंदगी से जुड़ी जो वो किसी के सामने आने नहीं देना चाहते। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी।